हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज का जो टॉपिक है वो एक छूटा हुआ टॉपिक है जो राजस्थान के उद्योग पढ़े थे हमने। मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ राजस्थान वगैरह जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक टॉपिक था जिस पर मेरी आज नज़र गई थी, राजस्थान की हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान। तो ये टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं और बन भी सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं। देखो, ईवीएस में कुछ भी हो सकता है। तो आज हम हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। हस्तकला का सिंपल सा अर्थ यही होता है कि आप अपने हाथ से कोई आर्टिस्टिक चीज़ बना दो, कलात्मक वस्तु बना दो, तो हस्तकला कहलाती है। ये बहुत इजी सी चीज़ है, लेकिन जितना बोलने में इजी लग रहा है उतना बनाने में इजी नहीं लगता। देखो, हस्तकला और एक होती है मशीनों से बनने वाली कला। तो मशीनों से जो बनेगी कला, वो पावर लूम वगैरह जो मैंने पढ़ाया नहीं था, हैंडलूम एंड पावर लूम, तो हस्तकला में पढ़ाना भूल गया था। देखो, हम जानते हैं कि जो चीज़ हाथ बना सकता है वो चीज़ मशीन नहीं बना सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मशीनें तो बहुत सारी चीज़ें बना सकती है। लेकिन जो चीज़ें हाथ बनाती हैं उसमें कला छुपी होती है, एक आर्ट छुपा होता है। और हस्तकला के बारे में आज पढ़ते हुए हम जयपुर कह रहा हूँ, सॉरी, राजस्थान के बहुत सारे आर्ट के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि राजस्थान वीरता और शौर्य की भूमि के साथ साथ कला की भूमि भी है। यहाँ पे हम कलात्मक चीज़ों का भंडार पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चित्र से लेकर अलग अलग तरह की हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कला का पूरा भंडार भरा हुआ है। समय समय पर यहाँ पे कलाएं बदलती भी रही हैं। ठीक है, शुरुआत की कलाएं कुछ और, फिर मुगल काल में कुछ और, ठीक है, उसके बाद कुछ और। ठीक है, तो इन सब के बारे में, हस्तकलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि आजकल हैंडीक्राफ्ट की वो वैल्यू रह नहीं गई है जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि आजकल मशीन मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स आ रही हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम हैंडीक्राफ्ट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और इस वजह से ही जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है हमें। खैर, वो सब छोड़ो, इसके बारे में बीच बीच में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी हस्तकलाएं हैं, लेकिन मैंने आपकी जो आरबीएससी की बुक है, क्लास 6 की जो बुक है आरबीएससी की, उसका जो लास्ट चैप्टर है उसमें राजस्थान की हस्तकला का टॉपिक दिया हुआ है। तो मैं उस वाले टॉपिक से जितनी भी हस्तकला उसके अंदर दी हुई है तो वो सारी लेकर आया हूँ। वैसे तो राजस्थान की हस्तकला बहुत सारी हैं, बट उस टॉपिक में जितनी हस्तकला दी हुई है मैं सिर्फ उतने को पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 10वीं क्लास में मुझे कोई हस्तकला का टॉपिक मिला नहीं, तो मैंने जो 6ठी क्लास में मिला है मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आरबीएससी पे ही बेस क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ हस्तकला या व्हाट इज़ हैंडीक्राफ्ट्स। तो हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं को निर्माण को हस्तकला कहा जाता है। द मेकिंग ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्टिव बाय हैंड्स इज कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट। सिंपल चीज़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हम कुछ चीज़ें हाथ से बनाते हैं तो हमारी हस्तकला कहलाती है। देखो, जब हम बच्चे होते हैं ना, तब से ही हमारे अंदर हस्तकला के गुण होते हैं। मैं बताऊँ कैसे। हम लोग मिट्टी से कुछ चीज़ें बनाते हैं, मिट्टी को भिगो के उससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, और गलती से हमारे हाथ में चिकनी मिट्टी लग गई तो हम उससे सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वही चीज़ें हस्तकला होती है, बट उसमें सुंदरता आ जाए तो वो और ज़्यादा हस्तकला को डिफाइन करती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें हस्तकला को डिफाइन करती है। अगर आपने कभी सूरजकुंड मेला घूमा होगा, हरियाणा में लगता है, हम अपने कॉलेज की तरफ से गए थे 2 बार। तो सूरजकुंड मेला, अगर दिल्ली में कोई डाइट वाले बच्चे हो तो उनको सूरजकुंड मेला जरूर घुमाते हैं। ठीक है, तो सूरजकुंड मेले में आप बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट देख सकते हो। ठीक है, आप अपने आसपास हर जगह हैंडीक्राफ्ट देख सकते हो, अपनी इवन घर में हैंडीक्राफ्ट देख सकते हो। ठीक है, और ये काफ़ी आजकल बहुमूल्य हो जाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की कुछ हस्तकलाओं के बारे में पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो इस नंबर पे हस्तकला आती है वो होती है कास्ट कला। कास्ट कला यानी वुड आर्ट, यानी लकड़ियों की कला। लकड़ियों से चीज़ों को बनाना। एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है, उसमें कोई सुंदरता नजर नहीं आएगी। अब उसी लकड़ी के फट्टे को तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा बना दिया जाए तो उसकी सुंदरता नजर आएगी और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, सोचो, वो लकड़ी का एक फट्टा था, उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन कास्ट कला जो होती है उसी को कहते हैं वुड आर्ट। लकड़ी को उसके वास्तविक यानी एक्चुअल जो फॉर्म है उससे बदलकर कुछ ऐसा बना देना कि वो बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर लगे और उसकी बिक्री बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो राजस्थान इस चीज के लिए बहुत जाना जाता है। राजस्थान में कास्ट कला बहुत ज्यादा जानी जाती है। कास्ट कला कह लो या फिर वुड आर्ट कह लो, बात एक ही है। लकड़ी की कला, लकड़ी से बनाने वाली सुंदर चीजें। ठीक है, देखो ये मंदिर बन रखा है, ये पूरा बढ़िया तरीके से अपना बना रखा है, बिल्कुल पेड़ के नीचे। और ये
आपका हाथी वगैरह, खिलौने वगैरह लकड़ी के बन रखे हैं। आप सब ने देखे होंगे, मॉडर्न टाउन के जो बच्चे हैं, जो आजकल मॉडर्न लोग हैं, उन्होंने ये लकड़ी के खिलौने नहीं देखे होंगे। 90s के बच्चों ने लकड़ी के खिलौने से खेला भी होगा, जैसे हमने भी खेला है। ठीक है, कास्ट कला या फिर वुड आर्ट का प्रधान केंद्र या सेंटर वुड जो सेंटर केंद्र है वो है बस्सी चित्तौड़गढ़। यानी चित्तौड़गढ़ में वुड आर्ट आपको देखने को मिल सकती है। यानी चित्तौड़गढ़ क्या है, सेंटर है। चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी है वो सेंटर है किस चीज़ का, वुड आर्ट का। आप वहाँ पे वुड आर्ट को देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी के बेवाण, कावड़, कावड़ आप जानते हो सावन में कावड़ जाती है तो वो लकड़ी की बनाई जाती है। वो अच्छे अच्छे तरीके से बनाते नहीं है, शिव भक्त हमारे जितने भी होते हैं वो कावड़ लेके जाते हैं, वो इसी चीज़ से बनाते हैं। वो लकड़ी, वो कास्ट कला है, वुड आर्ट ही कहलाएगा। रंगाई छपाई के ठप्पे, जो डाइंग स्टैम्प होते हैं ना, डाई वाले स्टैम्प होते हैं, वो भी कास्ट कला के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा ये बेवाण, अब ये बेवाण क्या है, इंग्लिश वाले भी समझ लो, ये बेवाण होता नहीं है, बेवाण कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बेवाण एक्चुअली में ये है, आपके जितने भी लकड़ी के मंदिर होते हैं या लकड़ी की जो चौकियां होती हैं वो सारे बेवाण कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको बेवाण ही कहेंगे, क्योंकि ये देखो जो जितनी भी हस्तकलाएं होती है ना वो लोक कला होती है। ठीक है, लोक कला से ही प्रेरित होती है, क्योंकि लोगों द्वारा बनाई जाती है, पुराने समय से चली आ रही होती है। तो इसके नाम भी उसी तरीके के होते हैं, पुराने पुराने लोक कलाओं वाले ही नाम होते हैं, पुराने पुराने। तो ठीक है, इसलिए इसका नाम बेवाण है। बेवाण का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके ये मंदिर वगैरह हो गए लकड़ी के अच्छे तरीके से बनाए हुए, इसके अलावा जितनी भी आपकी चौकियाँ वगैरह हो गई, ये सारे बेवाण में आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको। और याद रखना, कास्ट कला का सेंटर कौन है, बस्सी चित्तौड़गढ़, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, ये वीडियो हल्की मत लेना बिल्कुल भी, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम मिलेंगे। और इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, राजस्थान की जो चित्रकला का पार्ट 2 है वो थोड़ा सा लेंदी और बड़ा है, और इस समय मेरे पास समय की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बट फिर भी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपके जल वाले टॉपिक के ऊपर और परिवहन और संचार और ट्रैफिक रूल वाले उस पर काम कर रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी कि लगातार एक साथ ही सारी वीडियो दे दी जाए, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो उसकी टेंशन मत लेना, चाहे मैं कितना ही बिजी क्यों ना हूँ, मैं ट्रैवल करते करते भी आपका कंटेंट बनाता हूँ, ताकि आपको कंटेंट मिले। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी हस्तकला छूट जाती है या आपको कुछ एक्स्ट्रा हस्तकला जाननी हो तो मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कमेंट कर देना। मैं राजस्थान की जो चित्रकला का पार्ट 2 है उसके लास्ट में 2-3 स्लाइड आपके लिए स्पेशल लगा दूंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, ये लकड़ी के कितने सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं। अब ये जो लकड़ी के जैसे रथ हो गया, ये खिलौने हो गए अच्छे अच्छे, ये इसके लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र फेमस है, इसके लिए आपका उदयपुर फेमस है। उदयपुर में लकड़ी के टॉयज यानी खिलौने और जितने भी आपके पपेट होते हैं, कल कठपुतलियाँ होती है लकड़ी की, वुड पपेट जितने भी होते हैं वो सारे उदयपुर में बनते हैं। उदयपुर इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। ये याद रखना, ये वन लाइनर एक तरीके का आपका MCQ का काम कर रहा है, ये आपके पेपर में आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो इससे नजर मत चुराना, इसको ये आ सकता है जरूर, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, अब जेठाना जो है डूंगरपुर में है, जेठाना डूंगरपुर में है, ये किसके लिए फेमस है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए। अब मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ मिट्टी और बहुत सारे तरह तरह की मिट्टी मार्बल वगैरह की मूर्ति नहीं बनती, लकड़ियों की भी मूर्ति बनती है। आपने लकड़ियों की बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी, कुछ कुछ के बहुत सारे बच्चों के घर में लकड़ियों की मूर्तियां भी होंगी। ठीक है, तो लकड़ी की मूर्ति के लिए जो आपका जेठाना डूंगरपुर है वो फेमस है। ठीक है, ये देखो कितनी सुंदर मूर्ति है ये। और शेखावटी और बीकानेर वो किस चीज के लिए फेमस है, दे आर फेमस फॉर फर्नीचर्स। इस तरह के सुंदर सुंदर फर्नीचर जो रजवाड़े टाइप के फील कराते हैं, ऐसे वाले फर्नीचर कहाँ बनते हैं, शेखावटी और बीकानेर में बनते हैं। ठीक है, मूर्तिकला, स्कल्पचरल आर्ट। ठीक है, जो स्कल्पचर्स होते हैं, हमारी जो मूर्तिकला होती है, ये भी राजस्थान में होती है, ये भी हस्तकला का ही पार्ट है। ठीक है, अब एक पत्थर रखा है, एक सिंपल सी मिट्टी है, एक सिंपल सा पत्थर है, उसको अच्छे से उसके अंदर कुछ निखार लाकर उसकी नक्काशी कर कर मूर्तियां बना दी जाती हैं, उसी को मूर्तिकला कहते हैं। कोई एक उसको फेस दे देना, अब एक आपके सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो सिर्फ मात्र एक पत्थर है, उसको एक फेस दे देना, एक ब्यूटी दे देना, वो भी एक हस्तकला है, वो एक मूर्तिकला है। मूर्तिकला किसका पार्ट है, स्कल्पचरल आर्ट किसका पार्ट है, हस्तकला का पार्ट है। ठीक है, राजस्थान अपनी संगमरमर यानी मार्बल से बनी स्कल्पचर के लिए काफी पॉपुलर है। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां बहुत फेमस है। और मैं एक बात बता दूं, राजस्थान काफी ज्यादा योगदान देता है विदेशी मुद्रा को लाने में। राजस्थान में जितनी भी चीजें बनती है वो सारी जो फॉरेन करेंसी है वो लाने में काम करती हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट हो जाती हैं, विदेशों में बिकती हैं। ठीक है, यहाँ की मूर्तियां भी बिकती हैं। जयपुर को मूर्तिकला का विशेष केंद्र कहा जाता है। जयपुर इज द सेंटर ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, स्कल्पचर आर्ट का केंद्र है जयपुर। मूर्तिकला के कारीगर सिलावट
कहलाते हैं। इनको हम बेसिकली सिलावट कहते हैं। जो मूर्तिकला करते हैं, स्कल्पचरल आर्ट करते हैं, स्कल्पचर आर्ट करते हैं, उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, सिलावट कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ मार्बल स्कल्पचर्स। ठीक है। लाल संगमरमर की मूर्तियों के लिए धौलपुर और थानागाजी अलवर फेमस है। ठीक है। लाल कलर की जो संगमरमर सिर्फ व्हाइट नहीं होता, ताजमहल सिर्फ व्हाइट नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे और भी मिट्टियां होती हैं। संगमरमर मार्बल्स अलग अलग कलर में भी पाए जाते हैं। हम सिर्फ ताजमहल को देखकर ही नहीं कह सकते कि मार्बल सिर्फ व्हाइट होता है, नहीं, मार्बल अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो लाल कलर का जो संगमरमर होता है उसकी जो मूर्तियां बनती है वो कहाँ सबसे ज्यादा बनती है, वो धौलपुर और थानागाजी अलवर में बनती है। इसके अलावा सफेद संगमरमर यानी सफेद मार्बल की जो मूर्तियां बनती है, आइडल्स, मूर्तियों को आइडल भी कहते हैं। ठीक है। आइडल्स बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, जयपुर में बनते हैं। इसके अलावा गुलाबी संगमरमर यानी पिंक मार्बल की जो स्कल्पचर होती है, ये बाबर माल उदयपुर में बनती है। ठीक है। बहुत सुंदर मूर्तियां होती हैं ये। ठीक है। टेराकोटा आज से ही नहीं, ये हस्तकला, ये हैंडीक्राफ्ट आज से ही नहीं, आदिकाल से बहुत फेमस है। ठीक है। टेराकोटा बहुत पहले से बहुत फेमस है। ठीक है। काफी पुराने समय से ही इसकी चर्चाएं होती हैं। अगर आप 11th-12th में हो और आपके पास आर्ट एजुकेशन थी तो आपने टेराकोटा का नाम सुना होगा। ठीक है। बेसिकली इसको क्या होता है कि मिट्टी से कुछ बनाकर उसको पका देना ताकि वो चीज मजबूत हो जाए, वो टेराकोटा कहलाती है, सिंपल। ठीक है। अब टेराकोटा से जो चीजें बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है। मिट्टियों से कुछ आभूषण या मूर्ति वगैरह कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना देना, हाँ, वो पक्की हो जाती है बहुत ज्यादा, वो इस तरीके की दिखाई देती है, ये सारी टेराकोटा है। ठीक है। टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की मूर्तियां, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। पकी हुई, इसको पका दिया जाता है, जाओ आग में तपा दिया जाता है, पका दिया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए, तो वो टेराकोटा कहलाती है। ठीक है। अभी टेराकोटा की चीजें कहाँ बनती है, टेराकोटा की मूर्तियां वगैरह कहाँ बनती है, तो टेराकोटा, पहले तो टेराकोटा होता क्या है, मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार करके पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बता ही दिया कि टेराकोटा क्या होता है, बेकिंग बाय प्रिपेयरिंग आइडल्स एंड वेरियस डेकोरेटिव एंड यूजफुल आइटम फॉर क्ले फ्रॉम क्ले इज नोन एज टेराकोटा। क्ले यानी मिट्टी से पकाकर अलग अलग आइडल मूर्तियां वगैरह बनाना टेराकोटा कहलाता है। अब फेमस कौन सा प्लेस है टेराकोटा के लिए, नाथद्वार के पास मोलेला। जो मोलेला है वो टेराकोटा की से बनी चीजों के लिए, पक्की मिट्टी से बनी चीजों के लिए काफी ज्यादा, पक्की मिट्टी से बनी चीजों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। कौन, नाथद्वार के पास मोलेला। मोलेला याद रख सकते हो, किससे याद रखोगे मोलेला को, लैला से याद रख लेना। ठीक है। लाख का काम, अब लाख की चूड़ियां। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न गर्ल्स को पता भी होगा कि लाख की चूड़ियां दिखती पता होगा यार, इतना तो हो गया, पता तो होगा कि दिखती कैसी है, लेकिन वो लोग हैबिचुअल नहीं होंगे उसको पहनने के लिए, उनको बहुत अजीब लगता होगा। बट वाकई में ही जो लाख की चूड़ियां है, ये 90s और उनसे पहले के लोगों को पता होगा कि लाख की चूड़ियां कितनी सुंदर लगती हैं। आजकल के लोग तो पहनती नहीं, लड़कियां आजकल की पहनती नहीं है, लेकिन पुराने समय की जो लड़कियां हैं या फिर 90s की जो गर्ल्स हैं, वो लाख की चूड़ियों की इंपॉर्टेंस जानती है, बहुत सुंदर होती है लाख की चूड़ियाँ। लेकिन इनको बनाने के बाद ना आंखों को काफ़ी नुकसान भी होता है। ठीक है। ये एक ऐसी हस्तकला है जिससे आंखों को काफ़ी नुकसान होता है लाख के काम में, बट इसका जो माल बनता है, जो मटेरियल बनता है, वो बहुत सुंदर होता है। इसके बाद जो लाख की चूड़ियाँ या आभूषण वगैरह, ठीक है, जो ज्वेलरीज वगैरह बनती है वो बहुत सुंदर बनती है। ठीक है। तो लाख के काम में, अब ये आपके ना बुक में प्रोसेस दिया था काफ़ी अच्छे से कि लाख का काम होता कैसे है। ठीक है। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बैरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। अब ये प्रोसेस है, मैंने भी लाख का काम कभी बनते हुए देखा नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि आपसे ये पूछ लेगा कि लाख के काम में प्रोसेस क्या होता है। ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि किस प्लेस में लाख का काम होता है। ठीक है। लाख के काम के लिए कौन सा एरिया फेमस है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। राजस्थान में लाख पर हस्तशिल्प का कार्य, लाख पे डिजाइन वगैरह बनाकर उसकी चूड़ियां बनाने का कार्य सबसे ज्यादा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर में होता है। और खास करके जो लाख के ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं वो जयपुर और जोधपुर में बनती है। ठीक है। इसकी ये बहुत सुंदर होते हैं, इसके मैं प्रोसेस और पिक्चर दोनों दिखाता हूँ। ये रहा इसका प्रोसेस, इस तरीके से लाख, आपने शायद अगर दिल्ली वाले लोगों एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो एक लाख की चूड़ियां करके एक चैप्टर भी था, उसका एक पिक्चर उठाया मैंने। देखो इस तरीके से रोल कर करके नीचे से मिट्टी निकाल के ऐसे यहाँ पे रोल कर करके पका कर, जूम कर दूं क्या थोड़ा और, ऐसे रोल कर करके पकाकर लाख की चूड़ियां बना बना कर ऐसे रखते हैं, फिर उसको सजाकर इन्होंने पीछे रख रखा है। इस तरीके से लाख का काम बनता है और उससे बनती है इतनी सुंदर ऐसी ऐसी चूड़ियाँ। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, सुंदर होती हैं, पर आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है तो ये हर समय नहीं पहनी जा सकती, बट ओकेशंस वगैरह पे लोग इसको पहनना पसंद करते हैं, थोड़ी महंगी होती है। ठीक है।
कार्विंग या फिर नक्काशी, मीनाकारी। मीनाकारी कह दो, नक्काशी कह दो, कार्विंग कह दो, एक ही बात है। नक्काशी करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कुछ उभार लाना ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। ठीक है, ऐसी चीजें किस किस चीजों पे हो सकती है, आभूषणों पे हो सकती हैं। जो आपके आभूषण होते हैं, जितने भी ज्वेलरीज वगैरह होती है, उन पे भी नक्काशी वगैरह की जाती है। और नक्काशी और मीनाकारी के लिए आपका जयपुर बड़ा फेमस है। आपका ना हैंडीक्राफ्ट में जयपुर का नाम बहुत बार आएगा, ध्यान रख लेना। जयपुर के मीनाकार, देखो जो कार्विंग करते हैं, नक्काशी करते हैं, मीनाकारी करते हैं, उनको मीनाकार कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी मीनाकारी कहेंगे, याद रख लेना। या तो आप इसको कार्विंग नक्काशी कह लो या मीनाकारी कह लो, अंतर नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ। तो जयपुर के मीनाकार सोने चांदी के आभूषणों पर कलात्मक मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो मीनाकार ऑफ जयपुर इज वर्ल्ड फेमस फॉर द आर्टिस्टिक मीनाकारी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी पर जो आर्टिस्टिक काम करते हैं, वो कलात्मक काम करते हैं, डिजाइन वगैरह बनाते हैं अच्छे तरीके से। एक तो देखा होगा आपने, सिंपल ज्वेलरीज होती है, बहुत सिंपल होती है। एक उसमें डिजाइन वगैरह बना होता है। जयपुर या राजस्थान के आपने महिलाओं को देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के आभूषण होते हैं, वो मीनाकारी होती है, उस पर मीनाकारी नक्काशी होती है, उसको डिजाइन से उभार देते हैं। कांच पर, ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे इसका पक्का डाउट लग रहा है। कांच पर बारीकी से सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है। जो कांच पर बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से सोने की नक्काशी करना, सोने को चढ़ाकर उस पर डिजाइन वगैरह बनाना, कांच पर क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। और थेवा कला के लिए कौन फेमस है, प्रतापगढ़ फेमस है। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए बहुत फेमस है, ये चीज ध्यान रख लेना। बीकानेर में ऊंटों की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है, उसको उस्ता कला कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ, अगर आप राजस्थान के हो तो आपने पक्का देखा होगा कि जो ऊंट होते हैं उन पर, उनके बालों को काट पीट के अच्छे अच्छे से उनके ऊपर डिजाइन बना दिया जाता है, सुंदर सुंदर। ठीक है, तो उसको उस्ता कला कहते हैं। ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है, ये काफी फेमस है बीकानेर में। और इसका डेवलपमेंट किसने किया था राजस्थान में, इसका श्रेय किसको जाता है, इस आदित्य कला का, यानी इनक्रेडिबल उस्त आर्ट का, उस्ता आर्ट या इनक्रेडिबल उस्ता आर्ट का जो डेवलपमेंट है, वो 1986 में पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के सिद्धहस्त कलाकार स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता ने किया था। इसीलिए इसको उस्ता कला कहते हैं। हिसामुद्दीन जो है, हिसामुद्दीन उस्ता जी हैं, जो अब स्वर्गीय हैं क्योंकि अब नहीं रहे, तो इनको एक पद्मश्री भी मिला था 1986 में। इन्होंने ही उस्ता कला का विकास किया था। तो अगर हम कहें कि फादर ऑफ उस्ता कला, तो इनको कहना गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी फेमस करा था उस्ता कला को। और उस्ता कला आज वर्ल्ड फेमस है। जो बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं वो उस्ता कला को जरूर देखते हैं। बीकानेर में ऊँटों के ऊपर आप उस्ता कला देख सकते हो, नहीं देखी तो ये देख लो, ये रही आपकी उस्ता कला। इसके बालों के ऊपर से डिज़ाइन काट के इस तरीके का डिज़ाइन बना दिया। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल डिज़ाइन बताया है, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनते हैं ऊँटों पर। ठीक है, और इससे हमारे ऊँट बहुत सुंदर लगते हैं। अब थेवा कला के बारे में मैंने आपको बताया था, ये थेवा कला से बना एक आभूषण है। कितना सुंदर लग रहा है ये काफ़ी जूम करके मैं लगाया, देखो इसकी नक्काशी देखो सोने की क्या है। अब थेवा कला की एक विशेषता बताता हूँ। थेवा कला में ना जो बैकग्राउंड होता है, बेस होता है, बेस जिसके ऊपर काम किया जाता है, वो बेस हमेशा ज़्यादातर ग्रीन कलर का होता है। थेवा कला में जितनी भी ज्वेलरीज वगैरह बनती है, उनका जो बेस होता है, ये देखो डार्क ग्रीन कलर का है, ऐसे ही लाइट ग्रीन कलर का बेस होता है। उसके ऊपर सुनहरी नक्काशी वगैरह की जाती है थेवा कला में। तो ज़्यादातर जो बेस होता है वो ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, बट थेवा कला में ग्रीन कलर का बेस ज़्यादा होता है, यानी आधार जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसके ऊपर नक्काशी वगैरह, कार्विंग वगैरह की जाती है। ठीक है, राजस्थान में पॉटरी उद्योग, पॉटरी इंडस्ट्री इन राजस्थान, पॉटरी इंडस्ट्री बहुत फेमस होती है। पॉट्स जो होते हैं आपके, मटके वगैरह, मटके हो गया, पॉट हो गया, ये देखो कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ये देखो कितना सुंदर पॉट है। ब्लू पॉटरी राजस्थान में बहुत फेमस है। ब्लू पॉटरी जयपुर में आई थी, इंडिया की नहीं है ये खोज, ये बाहर से आई थी। ठीक है, पर्शिया वगैरह से आई थी, इंडिया की नहीं है। और यहाँ पे आकर इसको अपनाया गया। ठीक है, दिल्ली में उसके कारीगर आए थे पर्शिया के, वहाँ के हमारे जयपुर के एक राजा थे, उनका नाम मैं बताऊंगा। उन्होंने वहाँ दिल्ली में अपने कलाकार भेजे थे इस कला को सीखने के लिए। ये देखो इतने, इसके अंदर कितने सुंदर सुंदर पॉट्स का मतलब सिर्फ मटके नहीं होता, पॉटरी का मतलब यह होता है मटके के साथ बहुत सारे और आपके पॉट्स बना देना, गुलदस्ता वगैरह बना देना। ठीक है, कप प्लेट वगैरह सब बना देना, ये सब पॉटरी में याद आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो राजस्थान जो है उसमें पॉटरी इंडस्ट्री भी काफ़ी फेमस है, इसकी हस्तकला काफ़ी फेमस है। अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो आप ये ब्लू पॉटरी वाले से बनी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो, बहुत सुंदर होती हैं। पिक्चर में भली सुंदर ना लग रही हो, लेकिन मैंने देखी हुई है, बहुत सुंदर होती हैं। ठीक है, ब्लू पॉटरी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ जयपुर, दो इट इज
तुर्को पर्शियन इन ओरिजिन, यानी कहाँ से, पर्शिया वगैरह से आई है ये आर्ट जो है पर्शिया की है बेसिकली। लेकिन है क्या, ये आई थी दिल्ली में, इसके कारीगर वगैरह आए थे, तो जयपुर के एक राजा हैं महाराजा राम सिंह या फिर सवाई राम सिंह जी ने अपने कारीगरों को भेजा और जयपुर में इसका काम चालू करवाया। इसलिए ब्लू पॉटरी का जो इंट्रोडक्शन है जयपुर में या कहीं राजस्थान में वो किसने करवाया, सवाई राम सिंह जी ने करवाया। और इन्हीं के काल में ब्लू पॉटरी हस्तकला का, हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी विकास भी हुआ था। कोटा की ब्लैक पॉटरी भी देश भर में फेमस है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है, यानी अच्छे तरीके से ब्लू पॉटरी जो बनाते हैं, ब्लू पॉटरी से बनी चीज़ें को बनाते हैं, उसमें जो आजकल का करंट का फेमस नाम है वो कृपाल सिंह शेखावत है। ये ब्लू पॉटरी के मास्टर है, बहुत अच्छा ब्लू पॉटरी का चीज़ें बनाते हैं, तो ये भी एक हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, ठीक है। राजस्थान में रंगाई, छपाई, बुनाई या डाइंग, प्रिंटिंग, वीविंग, ये राजस्थान में होती है। रंगाई भी होती है, छपाई भी होती है और बुनाई भी होती है। राजस्थान में रजाई वगैरह भी बुनी जाती है हाथों से ही, और रंगाई भी होती है, कपड़ों पर रंगाई वगैरह की जाती है और अलग अलग डिज़ाइन से, और छपाई भी होती है, प्रिंटिंग भी होती है हाथों से। इसीलिए तो हम हस्तकला कहते हैं। आजकल मशीनों की बात नहीं कर रहा मैं, हाथों से डाई और ठप्पे होते हैं लकड़ी के, उससे प्रिंट की जाती है आज भी कई कई जगह पे, ट्रेडिशनल, ठीक है। जयपुर का सांगानेरी प्रिंट छपाई, बगरू के बैला बूट की छपाई, बाड़मेर की अजरक प्रिंट, चित्तौड़ की जामम छपाई तथा आकोला चित्तौड़गढ़ की दाबू की छपाई वर्ल्ड फेमस है। ये कुछ ऐसी छपाइयाँ हैं, प्रिंटिंग है जो काफ़ी हैंडीक्राफ्ट प्रिंटिंग है जो काफ़ी फेमस है, कपड़े वगैरह सब पे की जाती है प्रिंटिंग, ठीक है। बीकानेर की ऊनी कंबल वर्ल्ड फेमस है, बीकानेर में जो ऊनी कंबल बनते हैं वो वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा जयपुर में बनी 250 ग्राम की रुई की रजाई भी वर्ल्ड फेमस है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। ये कुछ हैंडीक्राफ्ट है। अब मैंने ये चीज़ बताई, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल थी नहीं, आपकी बुक में था नहीं, बट मेरे को इंटरनेट पे मिला तो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। पर अगर मैं बताऊं छपाई के लिए, कपड़ों पर छपाई के लिए राजस्थान में और भी एरिया फेमस है। फॉर एग्जांपल बगरू, इसको लिख लो आप, इसको मैंने लिखना भूल गया हूं, लिख लो आप इसको। जैसे बगरू किसके लिए फेमस है, डाइंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए कौन सा फेमस है राजस्थान में, और भी एरिया फेमस है प्रिंटिंग के लिए, वो है आपका बगरू, सांगानेरा, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली, बस्सी, ये फेमस है काफ़ी प्रिंटिंग वगैरह के लिए, अदर देन दिस। तो आई होप आपको हैंडीक्राफ्ट समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। देखो 6th क्लास की बुक जो है मेरे पास, जो मैंने स्पेशली राजस्थान से मंगाई थी, उसमें लास्ट का जो चैप्टर है उसमें मैंने हैंडीक्राफ्ट को देखा, तो मुझे लगा कि यार ये शायद टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है, और शायद एक बच्चे ने इसका कमेंट भी किया था काफ़ी पहले, तो मेरे को ध्यान आया, मैंने इसको करवा दिया, ठीक है। मैं इस पर काम कर रहा था। इसके अलावा मैं राजस्थान की पेंटिंग्स में काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसका वीडियो आपके पास आएगा। मुझे पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो आपके ट्रैफिक रूल वगैरह वाला हुआ है उस पर काम कर रहा हूँ, और जल वाले टॉपिक पर काम कर रहा हूँ। देखो हमारे ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं हैं अब, ठीक है। हमारा सिलेबस काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, हमारे ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है। एक बार में ही सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ढंग से वीडियो दे दूँ, लगातार आपका सिलेबस खत्म हो जाए एक बार, तो बहुत बड़ा जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो आपका सिर्फ रिवीजन चलवाना है, वो तो मैं चलवा ही सकता हूँ। समय की थोड़ी शॉर्टेज है, काफ़ी ज़्यादा ही शॉर्टेज है, बट कोई नहीं, हमारा काम चल रहा है, हम आपको काम देंगे, टेंशन मत लो। पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखो, और आज अगर अब वॉइस की प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। कोशिश की है, माइक को फिक्स किया है, माइक में दिक्कत है थोड़ी, बट आज तेज़ बोल रहा हूँ थोड़ा, बट अब भी आवाज़ में दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपनी श्रद्धा के अनुसार, और ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने पेशेंस को बनाए रखिए। आपके पेशेंस को मैं दाद देता हूँ, और अगर बाय मिस्टेक मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में उसको ठीक करवाए, ताकि हम उसको ठीक करें और आपके फ्रेंड्स भी उसको ठीक करके पढ़ सकें। बाकी टेलीग्राम का हमारा जो चैनल है अपना KVS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी कल शाम तक, ठीक है। मैं शाम को फ्री हो जाऊंगा कल, उस समय मैं PDF शेयर कर दूंगा। अपने फ्रेंड को बोलो कि ज्वाइन हो जाए उसमें, ठीक है। बाकी एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं रहता। मज़े कीजिए, और बस मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तो तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए।